मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे, मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई, नोटिफिकेशन जारी, बैंक अकाउंट्स असासे मुंजमद, रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स पासपोर्ट्स ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू, तहरीक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी, हुकूमत का रेफरेंस दायर करने का फैसला। दूसरी जानिब फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। टीएलपी के मुल्क में हंगामे, क्या पाकिस्तान को फैटफ में किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? इसके अलावा बात करेंगे रिपोर्ट के हवाले से, पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क बढ़ गया, पाकिस्तान के वसाइल पर मरात याफ्ता तबका काबिज, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट ने मुल्की वसाइल पर ताकतवर तबकात के कब्जे को बेनकाब कर दिया, एलीट क्लास किस तरह मुल्की वसाइल पर हाथ साफ कर रही है और गरीब किस तरह से मजीद गुर्बत में धंसता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और एक और खबर जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, इमरान खान हुकूमत ने साबिक सीसीपीओ लाहौर शेख उमर पर लंबी चार्जशीट के साथ इल्जामात आयद कर दिए हैं, रेपुटेशन पर भी कई संजीदा सवालात खड़े कर दिए, जबकि हुकूमत ने 19 और 20 अप्रैल को ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान को जबरदस्ती रिटायर करने के लिए रिटायरमेंट बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया है। शेख उमर पर हुकूमत ने क्या क्या इल्जामात आयद किए हैं और उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, शेख उमर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आमिर मतीन साहब, जो एक मुल्क में पूरा सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं मामलात? नहीं, ये कहना प्री मेच्योर होगा। बहुत ज़्यादा ये 3-4 दिन एक तो बहुत ही तकलीफदेह चीज़ें तो रहीं, पर अच्छी बात ये है कि एक क्रॉस द बोर्ड एक रिएक्शन आया, हर तबके से आया है, सियासी जमातों से आया है और तमाम समाती जमातें और तमाम तबकात ने जो है ना इसकी मजम्मत की है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जिन्होंने नहीं की, चंद लोग जो अपनी दुकान चमकाने के लिए सामने उनकी हमायत में आए, वो जैसे कि मैं भी खबर देख रहा था, हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने ऐसी अपनी दुकान चमकाने की, तो उनके खिलाफ भी पर्चा किया है कि जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसको भी उतना ही कटारे में खड़ा करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये हुई है कि इनको जो फारिग किया गया है, जो पाबंदी लगाई गई है लब्बाइक वालों पे, वो ATA दहशतगर्दी के क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए किया गया है। और बिल्कुल सही किया है कि ये दहशतगर्दी ही हुई है और ये हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद थी। ये क्लॉजेज अक्सर जो है इनका इस्तेमाल कई दफ़ा सही नहीं होता रहा, मगर इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत मौजू हैं। अब इसका माजी हाल मुस्तकबिल जो है ना, अब ये है इस सारे वाक़े का कि पहले माजी की इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो 3 दिन तक इन एक्शन था कि पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, मलाक तबाही की जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, 3 दिन तक ना इसका किसी को हिसाब देना पड़ेगा। ये शेख रशीद साहब का भी ये हिसाब देना पड़ेगा। ये आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये 3 दिन तक कहाँ थे, ये IG साहब कहाँ थे, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर, क्यों सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ है, ये चीफ मिनिस्टर कहाँ थे 3 दिन तक, ये बोले क्यों नहीं बिल्कुल भी। और इसलिए कहते हैं कि कमज़ोर चीफ मिनिस्टर के ऐसे मौक़ों पे फिर नुकसान होता है कि वो इधर उधर दाएं बाएं देख रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि करना है नहीं करना। तो इसीलिए कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में हमने कल अपने प्रोग्राम में यहाँ कहा था कि RPOs और सीनियर अफसरान जो है नज़र नहीं आए। हमारा मतलब ये नहीं था कि सारे नहीं आए, कुछ ने बड़ा दबंग किस्म का काम किया है, फील्ड भी नज़र आए, मगर काफ़ी एक बड़ी तादाद थी जो कि ये सोच रहे थे और उनको कई दफ़ा थोड़ा सा एब्जॉल्व भी किया जा सकता है कि जब ऊपर वाली लीडरशिप खामोश हो और कन्फ्यूज़ हो कि पता नहीं इन पर हाथ डालना है तो नहीं डालना, तो वो फिर वो उनका भी क्या कसूर है। तो वो भी है। हाल का ये है कि ये फिलहाल ठीक है। अब मुस्तकबिल का ये है कि 2 चीज़ें, एक ये कि ये आप कर तो लेंगे ना, एक नरम एक गरम, के वो लोग जो कि इसके अंदर शामिल रहे हुए हैं, वो लोग जिन पे पर्चे हुए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बड़ा लाजिम है। फॉलो अप होना चाहिए उन तमाम लीडरान का, उन तमाम जो एलिमेंट्स जो इसके अंदर दहशतगर्दी करते रहे, गोलियां लगी हैं बेचारों को, जिनको पुलिस को कॉम्पनसेट करना चाहिए और फ्यूचर में बिल्कुल उस पर लेस कर देना चाहिए। और मैं साथ में उसमें ज़िक्र कर दूं कि कल मैंने ज़िक्र किया था एतजाज़ अहसन साहब का, कि एतजाज़ अहसन साहब का कि जब सलमान रुश्दी वाला वाक़या हुआ था, 89 का शायद गालबन वाक़या है, तो उस वक्त कैसे उन्होंने इससे ही इस तरह की सिचुएशन थी और कैसे उन्होंने आला हैंडल किया।
तो उन्होंने एक बड़ा लंबा एक अपना मैसेज भेजा था, उनकी मेहरबानी कि वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो उन्होंने मज़ीद मुझे याद करवाई तफसीलात उसकी। मेरे लिए भी नई चीज़ें उन्होंने थी जो कहा आपने कि मैसेज शेयर जनाब किया। वो मेरे पे बेनज़ीर साहबा नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी, महीना डेढ़ ही शायद हुआ था, और वो चाइना गई हुई थी, पीछे से ये वाकया हो गया। और जब आई तो इतने लोग मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस का जिससे आपने काम लेना फजद का, उसको आपने पावर भी देनी, ये नहीं कहना कि लोगों से डंडे भी खाओ और चुप करके यूं खड़े रहो। उन्होंने कहा वो मेरे हुक्म के ऊपर मैंने कहा था जनाब ये करो, वार्न करो, अगर कोई मगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा दे तो गोली भी चलानी पड़े, वार्निंग देने के बाद चला देना, और गोली चल गई, बंदे मर गए काफ़ी सारे। तो बेनज़ीर ने फ़ौरन रिएक्शन था कि जी ये जो टिपिकल तरीका होता है ना कि होल्ड अप द यूजुअल सस्पेक्ट्स, कि ये डीसी को फारिग कर दें, एसपी को फारिग कर दें। कहते साहब ने कहा जी मैंने कहा बीबी इफ़ यू हैव टू फायर समबडी इट इज़ मी, मैं मेरे उस पर हुआ है, मगर आप ज़रा हौसला करें कि मैं एक दिन में उन सबको पकड़ूंगा, और कल तक अगर 24 घंटे में ये हालात कंट्रोल में ना आए तो आप मुझे निकाल दीजिएगा। और वो कहते 24 घंटे में फिर इनके पीछे हम गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा, और किसी को के लिए कोई किसी किस्म का रियासत ने और गवर्नमेंट ने अपने दांत दिखाए कि ये तरीका होता है इस तरह के कानून को हाथ डालने का। कह रहे हैं जी बिल्कुल 24 घंटे में मामला ठीक हो गए। तो अब भी मेरा ख्याल है एतजाज़ साहब से जैसे लोगों से मशवरा कर लेना चाहिए कि ये लोग जो भी डालेगा फ्यूचर में, वरना ये होता रहेगा, अगर इसको नहीं रोकेंगे और नहीं इसका सद्भाव करेंगे तो ये अनार्की की तरफ जा रहा है मुल्क। इसके बाद इस तरह रियासतें नहीं रहती। ठीक है इखलास साहब, जिस तरह से अभी आमिर मतीन साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमात 115 दर्ज हुए, 2063 गिरफ्तारियां हुई, इन गिरफ्तारियों का फ्यूचर क्या होगा? और दूसरा जो फ्रांस की जानिब से स्टेप लिया गया है कि कहा गया है कि तमाम शहरी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ दें, तो हमारी तरफ से कौन से स्टेप्स हैं जो लैग करें? आमिर साहब ने एक तो बड़ी अहम बातें की हैं, पहले मैं उन पर बात करता हूँ। जो बात पहले दिन से कहते रहते हैं कि जब आप कमज़ोर किस्म के, अब डमी आप अपने चीफ मिनिस्टर लगाएंगे इसलिए कि आपके कंट्रोल में रहें, वो महमूद खां को लगा लें, केपी में लगा लें, बिल्कुल डेफ एंड डम वाला हिसाब है उनका, या आप बुज़दार साहब को लगा लें, तो यही कुछ होगा। बल्कि आज चौथा दिन है, बुज़दार साहब तो आज भी नमूदार नहीं हुए, वो ऐसे किसी उसमें जाके उसमें घुस गए हैं, कोई सद्दाम हुसैन की तरह जैसे उन दौर में हुआ था, गार में घुस गए हैं, गार में, कि वो बरामद ही नहीं हो रहे। ये चीफ मिनिस्टर का काम है, वो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पे कि जो आपको थोड़ा, चलो इमरान खान साहब ने अभी तक कोई टीएलपी पे बात नहीं की, इमरान खान साहब ने नॉट अ सिंगल वर्ड, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। आज बयान आया, आज उनका बयान आया है कहीं, हालांकि उनको इस पे वो वैसे वो डेली कोई ना कोई तकरीर कर रहे होते, आज जरा तकरीर कर लेनी चाहिए थी, एक लंबी चौड़ी बयान की बजाय ना जरा थोड़ा सा आके ना, उनको मेरी तरह उनको भी शौक है कि वो बात कीजिए बगैर लिख पढ़ के कीजिए, तो आज कर लेते थोड़ी सी बात। वो भी गायब, और उनका सबसे बड़ा जो डार्लिंग उनका चीफ मिनिस्टर है वो भी गायब है। ये होते हैं कि आपने सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने होते हैं कि ये लोग मेरे हाथ में रहें, ये सांस भी लें ना तो मुझसे पूछ कर लें, ये खाना भी खाए ना, महमूद खान और ये उस्मान बुज़दार मुझे पहले फ़ोन करेंगे सर मैं आई, तो फिर मैं ऐसे लोगों को रखूंगा। ताकतवर लोग इनको यहाँ पे सूट नहीं करते। अच्छा, लेकिन ताकतवर लोगों के साथ भी मसाइल हैं, वो भी हम देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़े ताकतवर थे, माचो थे, बड़े वो मैवरिक थे, बड़े ब्रेव हार्ट, वो जो आमिर साहब कहते हैं सर पे टोपी, बड़े बूट शूट, घोड़ा शोड़ा और रबड़ के जूते लगा के वो फिरते थे। उनको भी हमने टेस्ट कर लिया था मॉडल टाउन में, वो भी मुकर गए थे जी, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, उन्होंने 14 बंदे मार दिए पुलिस ने। वो राना सनावला साहब भी मुकर गए, इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह उनकी राजपूत हैं, राणे हैं, इसके फैसलाबाद के प्योर वो रॉयल ब्लड हैं, वो भी मुकर गए थे, अफसरों पे डाल दी थी। अफसर कहते हैं हमें जनाब आपने कहा था, वो कहते आपने नहीं माना, आज तक नहीं माना उन्होंने, 14 बंदे हमने ऑर्डर करवाए थे। एक छोटा सा मसला था ना वहाँ पे, आपने बैरियर आपने हटानी थी ना, बैरिकेड हटाने थे ना, आपने 14 बंदे मरवा दे, फिर ओन करें ना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चीफ मिनिस्टर जो है उसको फिर लेनी उसको पड़ती है। जैसे अभी इन्होंने कहा बहुत सारे पुलिस वाले कहते हैं हम क्या करते, लेकिन इनको फिर बताना चाहिए, क्या इनको ऊपर से कोई ऑर्डर थे कि आपने कुछ नहीं करना? उनके तो उसमें लॉ में लिखा हुआ है ना कि अगर आपके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा हो तो फिर आपने ठीक करना है। हाँ, या तो आप कहें कि ऊपर से ऑर्डर आया था कि इनको कुछ नहीं करना, तबाही बर्बादी फेर है ना, ये फेरते रहे, आप घर बैठ के ट्विटर खेलें या बैठ के पबजी गेमें खेलें, जो भी दिल कर, फिर तो आपका एक्सक्यूज बनता है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर नहीं है तो फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन करना। तो और इस मुल्क का वजीर दाखिला कौन है? मजे की बात, अगर वो पड़ा हुआ है राना साहब के पास वो क्लिप, उसने कहा मैं आग लगा दूंगा इस मुल्क को, ये क्लिप है। बिल्कुल आप अंदाज़ा करें, ये बात कोई बलोच नेशनलिस्ट कहता, कोई पख्तून कहता, कोई सिंधी कहता, कोई हमारा सराइकी पोटवार, ये कोई ये कह देता मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा और उसको
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्या हुई, उसको इस मुल्क का आपने इस वक्त वजीर दाखिला बनाया हुआ है। बिल्कुल। राना साहब से पूछे, वो क्लिप जी है, बिल्कुल, क्लिप जरा रेडी ये है, हमसे कौम बात सुन ले कि इस मुल्क का ये बकायदा मुल्क से उसमें आता है, ये गद्दारी के उसमें आते हैं। आप अपने मुल्क को ये कहें मैं इसको आग लगा दूंगा, मैं इसको जला दूंगा, मैं असेंबली जला दूंगा। जो मैं कहता हूँ कि ना उनका लॉ में बिलीफ है ना ऑर्डर में। ये जरा एक मिनट जरा जी, क्लिप क्लिप सुना दे, सुनवा फिर दें। वापस हम एहतजाज वाली बात पे बात करता हूँ थोड़ी सी मैं। बिल्कुल। मारो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को। ठीक है जी, क्लिप हमने देख लिया है। बिल्कुल उन्होंने इसी तरह की वो बात फरमा की रहे है, हैं। आग लगा दूंगा, और यही आमिर तरीके साहब, इस बंदे पे मुकदमे होने चाहिए थे, डिसक्वालीफाई होना चाहिए था हमेशा वास्ते कि इस मुल्क के लिए, जिसके लिए यहाँ पे लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे पूरे आते पार्टीशन में हाल्ट हुई, आज तक वो हाल्टें दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह का यहाँ पे वायलेंस ब्लड शेड हुआ, आपने लोगों की कुर्बानी वाले मुल्क को ये कह रहे हैं मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा। आप हैं कौन? एक लाल हवेली में रहते हैं जिस पे कब्जा करके रहे, मतलब आपकी वर्थ क्या है, आपकी औकात क्या है? इस मुल्क में हमारे बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, हमारे वालिदैन इसी मुल्क में दफन है, हमने इसी मुल्क में दफन होते हैं। इसको इनको इतना इख्तियार दिया किसने है? इसको शेख रशीद को इस लेवल तक लेकर कौन गया है कि वो ये कह रहा है मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा? मतलब है आपने उठा के फिर उसके बाद कहते हैं अनारकी फैलती है मुल्क में। कैसे ना फैले अनारकी? इस बंदे को रिवार्ड किया है आपने, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये मुहाफिज है हमारा। ये मुहाफिज है। अच्छा, आप कहेंगे अपोजिशन के दिनों में दिया था, अपोजिशन के दिनों में आपको इसका माइंड सेट का नहीं पता चल गया था कि शेख रशीद किस तरह का बंदा है? ये गली महल्ले वाली बात है। इस बंदे को फॉर लाइफ आपको इस पे केस चला के 25-30 साल कम से कम इसको सजा होनी चाहिए थी कि आपने बैठ के इस मुल्क के बारे में बात कैसी कि जला दूंगा तो गिरा दूंगा। ये आपको याद है मजहर शाह की फिल्में चलती होती थी, बड़के मारते होते थे, ये मजहर शाह की फिल्म चला रहे हैं आप, और आपको तालियां बाज रही हैं और आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप इस वक्त इमरान खान साहब के सबसे बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं और इस वक्त गायब हैं, कहीं पर नजर ही नहीं आते। अब तीसरे दिन उसके बाद निकल के आए। एतजाज साहब पे मैं बहुत सारी मतलब तनकीद करता रहता हूँ, अक्सर मैंने की है, लेकिन वेरी नाइस ऑफ हिम के ही ऑलवेज अप्रिशिएट आवर क्रिटिसिज्म एज वेल। उन्होंने जो मैसेज भेजा आमिर साहब ने मेरे साथ शेयर किया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मेरा तो था कि आमिर साहब उसको तफसील से पढ़ते, जरा मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ मैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वो ये वज़ीर आज़म बनने हुए कोई 2-2.5 हफ्ते हुए थे या 1-1.5 हफ्ता हुआ था। वो चाइना उनकी पहली विजिट थी। चाइना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, किसी के लिए ज़रा जहन में रखें। पीछे से ये मसला होगा, 9 लोग मारे गए थे अगर मेरी मेमोरी मेरी ठीक कह रही। इस्लामाबाद में हुआ था, जो सलमान रशीदी की जो गुस्ताखाना किताब उन्होंने लिखी थी। वो कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो को जब बताया गया वहाँ पे चाइना में, शी गॉट वेरी मच डिस्टर्ब। उन्होंने कहा मैं तो विजिट ही खत्म कर रही हूँ, मैं तो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आ रही हूँ। इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, साहब जरूर उन पर यह दबाव होता था कि आपके मजहबी लोग मानते नहीं थे कि वुमेन एक जो है मुल्क को लीड कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत थी, ISI उनके ऊपर चढ़ी हुई थी, प्लस अब चाइना गए हुए थे। एतजाज साहब कहते हैं कि जनाब मैंने उनको मना किया, मैं कि जी बिल्कुल आप ना आए, ये मेरी ड्यूटी आपने लगा दिया ना, नो लेट मी हैंडल देम, मैं अब इनको हैंडल करूंगा, जैसे करना ये मेरा काम है, आप वहीं पर रहें। कहते हो बेनज़ीर भुट्टो बड़ी गुस्से में भी थी कि किया किसने है, कैसे किया है, लोगों को फायर करो, ये करो वो करो। उन्होंने रोका कि आप भी अपना दौरा ना खराब करें। अगर आपने दौरा खराब किया तो आपकी वीकनेस देखी जाएगी कि यहाँ पे बंदे ये मारे गए हैं और आपको वापस आना पड़े। बेनज़ीर भुट्टो साहब खैर रोक गए एतजाज साहब के कहने पर। जब एयरपोर्ट पर कहते हैं वो पहुंची और बेनज़ीर भुट्टो साहब उतरी हैं तो उन्होंने पहले पूछा कि हाँ जी किन लोगों ने किया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। एक जमशेद बरकी साहब एक ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े एक लीडिंग फिगर थे, इसके DMG ग्रुप के थे सारे, वो उस वक्त कमिश्नर थे यहाँ पे, साउथ में पुलिस वाले। अब उन्होंने उनको देखा कि कमिश्नर और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, तो एतजाज कहते हैं कि आई टुक द बुलेट। ये अनरेबल तरीका होता है, ये पढ़े लिखे लोगों का तरीका होता है। एतजाज सब किताबें लिखने वाले बंदे हैं, किताब पढ़ना। शेख रशीद में और एतजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बढ़ सुन लिया आपने। और ये शेख रशीद साहब थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इस पे एतजाज हसन साहब पे कि हजूर कि आपने सिखों की लिस्टें दी। मुझे एक साबिक DGISI ने वहाँ पे बैठे हुए थे, अनवर बेग साहब के घर बैठे हुए थे, जिसमें ये वसीम हकी साहब भी बैठे हुए थे, गवाह में मैं उसमें पेश कर रहा हूँ, 2-4 और लोग भी बैठे हुए थे। एक साहब एक DGISI ने कहा था, उसने कहा क्या, उसने एक इस मुल्क में बहस उसमें छिड़ गई जी। एतजाज हसन ने जब पीपल्स पार्टी दौर में उनको सिखों की लिस्टें दी, उसने कहा ISI में आपका क्या ख्याल है? बेवकूफ़ लोग बैठे हैं जिन्होंने बैठ के लिस्टें बना के एतजाज को दे दी थी या उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दे दी थी, ये पकड़ें और जो सिखों को दे दे। उसने कहा किसी को एक्सेस ही नहीं हो सकती थी ISI साबिक चीफ ने बता रहा हूँ, अनवर बेग के घर वसीम हकी साहब इसके गवाह हैं जिन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाए थे सारी चीज़ों के। सो शेख रशीद साहब एक नौटंकी टाइप आदमी है। और वो कहते हैं कि उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फॉलो किया, वो भी पढ़े लिखे खतून थी ना, उन्होंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को पूरी पावर्स दी कि यस गो एंड हैंडल देम, डील विद देम, और उन्होंने अगले 24 घंटे में डील किया।
अनपढ़ लोग आप उठाते हैं जो मुल्क को जलाने की बातें करते हैं, मुल्क को आग लगाने की बातें करते हैं, वो आपके मुल्क का वजीर दाखिला है और पूरा मीडिया भी उस पर तालियां बजाता है और हम भी पूरी की पूरी कैबिनेट में भी किसी को शर्म नहीं आती। ये 60 लोगों का जो आपने वहाँ पे भानमुती बिठाया हुआ है, एक बंदे ने एतराज़ नहीं किया। कैसे बंदे को इस मुल्क का आप यहाँ वजीर दाखिला बना रहे हैं जो ये कहता है इस मुल्क को आग लगा दूंगा, घेराव कर लो, जला दो, असम्बली को जला दूंगा। इससे ज़्यादा बैंकरप्सी, दिवालियापन कोई भी नहीं हो सकता कि आपका ऐसे आपके मुल्क का इस तरह का बंदा वजीर दाखिला हो। शर को हटाने के लिए बड़ा लाजिम है कि जो उसको हटाने के लिए मामूर किया जाए आदमी, उसका उसके अंदर यकीन हो, वो ये शर के शामिल करवाने में, पनपने में और इसके बढ़ावा देने में खुद शामिल हैं। ये बिल्कुल उनके साथ अंदर से भी आज से जज्बात होंगे और मैं नहीं मानता कि ये अंदर से फलाने को भी फोन करेंगे इन्हें भी छाड़ दो, इन्हें भी छाड़ दो, इन्हें भी छाड़ दो जो है। और ये 3-4 दिन का जो है ना शेख रशीद साहब को ये इम्तिहान इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो सर इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि फ्यूचर क्या है अब? इस सारी जो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, प्रैक्टिकल स्टेप भी ले लिया गया है, तो बात किस तरफ जाएगी? गिरफ्तारियों का क्या होगा? आपने एक अहम सवाल किया था, ये तो इसमें बात करते रहेंगे कि अब फ्रांस के शहरी जा रहे हैं जी, 400 समथिंग के करीब जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा मुझे बताया कि अगर मैं गलत फिक्र नहीं दे, अगर मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तानी शायद या मुसलमान रहते हैं फ्रांस में, अगर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, पूरे यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की रेशियो फ्रांस में है। 10% फ्रांस के जो लोग हैं मुसलमान हैं। इस वक्त हमें अक्लमंदी की और थोड़ी सी सैनिटी की ज़रूरत थी। यही एक तरफ आप ये फरमाते हैं इमरान खान साहब जिनसे सारी उम्र चंदा इकट्ठा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा उन्होंने भेजा, हमें खुद भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया है फॉरेन और हमारे मुल्क में भी भेजा। एक तरफ कहते हैं हमारे एसेट्स हैं, आप अपने एसेट्स को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो रिएक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन हमें तो भुगत रहे हैं। अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानी भी जहन में रखें जो हमारे साथ हर वक्त वो ट्विटर पे लड़ते रहते हैं, जनाब आप इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद क्यों करते हैं? भाई साहब आप इन्हीं के फैसलों की वजह से नजर तैयार रहें, एक बैकलैश आएगा आप पे। ऑलरेडी वहाँ ब्रिटेन में या पूरे आपके यूरोप में इस वक्त जो आपकी राइट विंग पार्टीज हैं, इन मोस्टली इलेक्शन जीते हैं पीछे इन्होंने इलेक्शन में, वो सारे खिलाफ हैं कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बिल्कुल इमिग्रेशन ना दें। ऑलरेडी उन पे हेट के, उन पे आके उन पे अटैक शुरू हो चुके हैं, रेशियल, लिंगुअल एंड रिलीजियस। मजीद उन चीज़ों में ये जो आपने मैसेजेस भेजे हैं दुनिया के, ठीक बयान था जो उसका इमरान खान साहब का था, मेरा ख्याल है कि दुनिया के ये 50 के करीब, या शेख रशीद साहब का था, फॉर अ चेंज लेट मी अगेन एग्री विद हिम, उसने कहा 50 मुल्क को जो है मुसलमान वो नहीं बोझ उठा सकते यूरोप की इन चीज़ों को, हम अकेले कैसे उठा सकते? हमारा इतना ही काम था जो हमने किया कि हमने मुज़म्मतें की, हमने उस पर अगेन इमरान खान साहब ने जाके उन्होंने यूएनओ में तकरीरें की, इसी मसले पे की, मतलब कंडमनेशन की, पार्लियामेंट ने कंडमनेशन की। वो यही कुछ कर सकते हैं ना। अब उसके बाद उनका सफ़ीर निकालेंगे या अपना सफ़ीर बुला लेंगे। आपको कोई एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया के साथ एक हमारा और उस पर्टिकुलरली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो चुप हैं इस वक्त। उनको कहना जरा बोले ना। अब है ना ट्विटर पे हमें गालियां देना, जो हम उस पर बैठ के तनकीद करते थे कि ये हुकूमत इस वक्त आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बजाय वो मौलवियों के साथ खड़ी हुई है, वो शेख रशीद स्कूल ऑफ थॉट के साथ खड़ी हुई कि सरेंडर करो, उन्हें सरेंडर कर। सो इसका बड़ा बैकलैश आएगा। ये पाकिस्तानी जो रहते हैं मगरबी मुल्कों में रहते हैं, ऑलरेडी हेट क्राइम वहाँ पे इनके अगेंस्ट शुरू हो चुके हैं, ये मजीद बढ़ेंगे और उनको प्राइस इसकी देनी पड़ेगी। फैटफ के हवाले से क्या प्राइस देनी पड़ेगी और किस तरह से ये ट्रांसलेट होगा पूरा इंसिडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। और पुलिस, जिसको हमने इस पूरे ये जो मार्का हुआ उसमें देखा कि फ्रंट से पुलिस ने लीड किया या नहीं किया, लेकिन डैमेज ज़रूर बर्दाश्त किया। और इसी हवाले से साबिक CCPO लाहौर शेख उमर, उनकी जो स्टोरी है उस पर उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और पिछले 2 दिनों से हम पुलिस की कारकर्दगी पर भी बात कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी बात कर रहे हैं, पुलिस के रोल पर ख़ास तौर पे बहुत बात की गई। इस हवाले से जो एक ब्रेकिंग स्टोरी है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है क्योंकि हुकूमत की जानिब से 19 और 20 अप्रैल को फोर्स रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बोर्ड का इजलास बुलाया गया है। आमिर मतीन साहब, क्या इसकी डिटेल्स हैं और ये किधर जा रही है चीज़? डिटेल इसकी ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पहाड़ खोदा हुआ था और ये अपनी हुकूमत में आने से पहले से ये खोदना शुरू हो गए थे कि जब हम आएंगे तो हम ब्यूरोक्रेटिक एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स ऐसे करेंगे कि मुल्क की जो है ना थाना कचहरी दुरुस्त कर देंगे और बिल्कुल ये अफसरान सीधे हो जाएंगे। अब 2.5 साल से ये मीटिंग दर मीटिंग चल रही थी और वो पता नहीं कितने लोग उसमें शामिल कर आ गए। तो हाल ही में उन्होंने कहा जी हमने ना कुछ उसका नतीजा निकाल लिया है।
कि ये मंदरजा जेल 10-20 शिकें निकाल दी कि ये हम करने जा रहे हैं। उसमें एक ये चीज़ थी कि जनाब जो लोग जिनका बुरा कॉन्डक्ट है या जिनका बुरा माजी रहा है तो उनको रखा नहीं जाएगा, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी बुरी नहीं है टेक्निकली, अगर थ्योरेटिकली पूछें। फौज के अंदर ऐसे ही है कि हर आदमी जो है ना वो जूजू कोई मेजर पर रिटायर हो जाता है, कर्नल पर रिटायर हो जाता है, ऑल द वे मेजर जनरल जो है ना देखते हैं एक हद तक वो है। इसकी यहाँ तक नौबत थी और सिस्टम के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्वाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के या लेफ्टिनेंट जनरल्स के जो है ना बाकी किसी का टेन्योर पूरा नहीं होता, सब अपनी एक मिराज होती है उसके ऊपर पहुंच के वो रिटायर होते जाते हैं। कोई 68 में, कोई 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले। तो ये वही चीज़ यहाँ करने जा रहे थे। अब पॉलिसी बुरी नहीं है, मगर कैसे की जाती है जब उसमें बदनीति आ जाए और मेलाफाइडी आ जाए तो बाकी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है। एकदम से अनाउंसमेंट आ गई है कि जनाब ये 20 तारीख को, 21 तारीख को जो है 19-20 को जो है ना बोर्ड बैठा रहे हैं जिसमें 20वें ग्रेड के अफसरान जिनकी तरक्की नहीं हो सकी है उन सबको हम कर रहे हैं, अब पोस्ट कर रहे हैं। अब उसमें इशू ये है कि एकदम से ये वाला करवा के उस पर ये शक रहता है कि जनाब ये इसमें बदनीति है। पहले ही इनमें से काफ़ी सारे लोग अदालतों में गए हुए हैं, उनका ये कहना है कि जनाब हमारे से फलां बुग़्ज़ रखा गया और कई हर एक का इंडिविजुअल केस है। यहाँ ब्रैकेट नहीं किया जा सकता कि सारे अफसरान का, मुख्तलिफ हर बंदे का एक डिफरेंट केस है। पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब हमें 27 साल में एक दफ़ा भी हमारी तो एक्सप्लेनेशन भी कभी नहीं मांगी और सडनली एक साल के अंदर हमें 2 दफ़ा सुपरसीड करके तो वो अब कह रहे हैं कि जनाब हमें बताया जा रहा है कि रिटायर है क्योंकि फलाना इस जगह पे फलाना आदमी बैठा हुआ है। इसके साथ मैंने सरगोदे में जो है ये वाला एक दफ़ा काम इसका नहीं था किया तो इसने मुझे कह के कि देखो मैं तुम्हें अब तरक्की नहीं देने दूंगा। तो इस तरह की लोगों की शिकायत हैं, अदालत में गए हैं। करने में कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर ये बदनीति और मेलाफाइडी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। सर्विस पे हम नज़र रखे हुए भी हैं और नज़र रखेंगे भी। ठीक है क्लास साहब, आपका क्या टेक है? और हमारे साथ मेरे ख्याल से हम उनको कॉल पे भी ले लेते हैं, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं क्योंकि हम शेख उमर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका दे दूं, आमिर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसका पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। उमर शेख साहब जो है इनके साथ एक और बड़ी एक कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी रही है इनके साथ, बहुत सारी इनकी अटैच रही है, बहुत सारे इनके अगर इनको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत सारे इनके क्रिटिक्स भी हैं इन पे। अब एक नई चीज़ हुई है, इन्होंने अपनी प्रमोशन जो थी इन्होंने चैलेंज की हुई थी यहाँ पे कोर्ट में, इनकी प्रमोशन नहीं हुई थी ग्रेड 20 में कि ये मेरी नहीं हुई। अब इसके अगेंस्ट जो जवाब जमा करवाया गया है वहाँ पे कोर्ट में वो बड़ा इंतहाई वो इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल शेख साहब के लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। उसमें उन्होंने बहुत लंबी चार्जशीट किया है उमर शेख साहब को कि आपकी तरक्की हमने क्यों नहीं की। और उसमें उस वक्त आपको याद होगा IG जो थे उस वक्त पंजाब के थे शुएब दस्तगीर साहब वगैरह, वो भी बोर्ड में बैठे हुए थे, शामिल थे। सो उस पर वो भी उनसे पूछते हैं, ज़रा मैं उसमें लिस्ट करता हूँ, बड़ी दे आर वेरी मतलब सीरियस चार्जेस जो इन पर लगाए गए। तो प्लस अब उसका साथ में बुला लिया गया, बोर्ड को भी बुला लिया गया 19-20 को कि हम ऐसे अफसरान को नौकरियों से निकाल रहे हैं। अब वंस ही वाज द डार्लिंग ऑफ इमरान खान, शहजाद अकबर, मतलब बुजदार लगाए गए थे, बताया था कि पूरे पाकिस्तान में इनसे अच्छा अफसर कोई नहीं है, अफसर नहीं है। अच्छा उस पर रिफॉर्म्स आ जाएंगे, फलां करेंगे। शेख साहब ने जो कुछ किया नहीं किया वो अपनी उनकी कहानी है, उनसे बाद में किसी वक्त सुन लेंगे। तो उनको हमने लाइन पे रखा हुआ है कि जनाब कि आप इस वक्त वही पूछना चाहता हूँ इससे शेख साहब से, जो चार्जशीट है ये वेरी शॉकिंग एलिगेशंस हैं, इन पे चीज़ें हैं। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शेख साहब ये आप तो कहते थे कि इमरान खान साहब आप तो 2-2 घंटे हमसे लड़ते थे, मेरे साथ तो ज़्यादा लड़ते थे। आप पिछले 4-5 सालों से आपसे दुआ सलाम, अच्छा एक तल्लो के इस्लामाबाद में आप भी फारिग होते थे, आते जाते मुलाकात हो जाती थी। आप 4-5 साल इमरान खान साहब के लिए मुझसे लड़ते रहे, कई दफ़ा नाराज़ होकर भी उठकर चले गए थे। आप तो 2-4 बातें कहते थे कि इमरान खान आएगा, तब्दीली लाएगा, सारे फड़े जाएंगे। हाँ, वो फड़े गए हैं या नहीं फड़े गए? पड़े गए हो, आप फड़े गए हैं। तो ये जो आज आपका जवाब उन्होंने जमा करवाया है अदालत में और आप पे इतनी लंबी उन्होंने इल्जामात लगाए, अगर इजाजत दें तो मैं जरा पढ़ दूं, फिर आप उसके बाद खुद जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा जनाब कि आपको तरक्की ना देने की वजह ये कि उमर शेख की ये शोहरत बहुत बुरी है, इनकी साख बड़ी बुरी है, प्रोफेशनलिज्म इनमें नहीं है। और इसके बाद आपकी उन्होंने डिमोट किया था, कोई आपको उन्होंने आपकी जो वो थी क्या कहते हैं सर, उसमें सर्विस रिकॉर्ड जो था उन्होंने आउटस्टैंडिंग से डिग्रेड करके आपको उन्होंने गुड कर दिया था। आपकी शख्सियत के बड़े मसाइल हैं, आप टेम्परामेंटल हैं, मूड स्विंग्स हैं और आप इतने नाकाम थे कि लाहौर CCOPO के तौर पर 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सके। और उन्होंने कहा आपके उमर शेख साहब के अपने अफसर जो मौजूद थे, मतलब शुएब दस्तगीर जो हैं,
उन्होंने भी आपके खिलाफ बयान दिया और आप बोर्ड को मुतमिन करने में बैडली नाकाम रहे हैं। ये चंद चीजें मैंने जल्दी से चार्जशीट आपको पढ़ी है सर। नो योर टेक सर। मैं इसमें अर्ज ये करूंगा जी कि ये इन्होंने डायरेक्टली रिटायरमेंट के रूल्स बनाए हैं 2000। आवाज ऊंची कीजिएगा। और उसमें ये अब ढूंढ रहे हैं, विच हंटिंग कर रहे हैं। ये जो सेक्रेटरी स्टैफ है हमारे डॉक्टर साहब, ये विच हंटिंग कर रहे हैं। और इनके साथ इस वक्त शामिल हैं चेयरमैन एफपीएससी। और अंदाजा करें कि मेरे मुतल्लक जो रिपोर्ट सबमिट की है बोर्ड में, वो शुएब दस्तगीर साहब ने की है, जिनका मेरे पे इल्जाम ये है कि मैंने उनको आईजीशिप से हटवाया है। वो खुद यानी जाती तौर पे मेरे खिलाफ थे। उनकी मुखालफत के बावजूद इमरान खान साहब ने और उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे सीसीपीओ लगाया और मैं 4 माह सीसीपीओ रहा। अब ये इन्होंने कोर्ट में जवाब जमा कराया है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, और इसमें उन्होंने लिखा है ये 3 माह रहा। ये टाइपिंग की गलती नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है। ये वहां पे बैठ के जवाब बनाते हैं ना, ये इधर उधर से सुपरफ्लुअस जवाब बनाते हैं। ये तो मेरी एलिगेशन है। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है वो यूट्यूबर्स को सुन रहे हैं, वो कॉलमिस्ट को सुन लें, वो 100 से ज्यादा कब्जे वापस मैंने कराए उसको सुन लें, वो पुलिस का कल्चर लाहौर का तब्दील हो गया 3 महीने में उसको सुन लें। ये पब्लिक आपको बताएगी। मैंने कहा था लाहौर बताएगा कि मैं तब्दील हो गया हूँ 3 महीने में, और मेरा ये बिल्कुल क्लेम है कि लाहौर ने बताया है कि मैं तब्दील हो गया हूँ। ये तो हो गया एलिगेशंस का जवाब। अब ये जो ज्यादती कर रहे हैं वो ये है कि मेरी तरह के इन्होंने 8-10 ऑफिसर्स पकड़े हुए हैं। ये असल में सारी वो ब्यूरोक्रेसी है जो इमरान खान के विजन को नाकाम करना चाहती है। ये किसी ऐसे अफसर को फील्ड में नहीं रहने दे रहे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसमें डॉक्टर एजाज मुनीर जो फवाद हसन फवाद का प्रोटेजी था, वो इस वक्त सेक्रेटरी स्टाफ बन के बैठा हुआ है। कैप्टन जाहिद सईद जो मेट्रो पिंडी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और जो उस प्रोजेक्ट के साथ हुआ है वो उसके डायरेक्टर, आज वो एफपीएससी के चेयरमैन है। और शुएब दस्तगीर जिसको हुकूमत ने मेरे बदले में हटाया वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। और ये मिलके मेरा फैसला कर रहे हैं। चलो करें, इनको इख्तियार है, बोर्ड बना हुआ है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ला करें ना। मुझे आपने सुपरसेट किया है, मेरे पास 2 अपील्स का हक है। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। इन्होंने सुपर सेशन के 15 दिन के अंदर मुझे रीजंस बतानी थी, इन्होंने नहीं बताया, ताकि मैं डिले में रहूं, मैं हाई कोर्ट में ना जा सकूं। नतीजातन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की। उसमें इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि उमर शेख को सुपर सेशन की रीजंस क्यों नहीं बताई गई, 1 महीने में बताई जाए। इन्होंने 1 महीने में भी नहीं बताई। उसके बाद मैंने दोबारा रिट पिटीशन की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उसके बाद आज ये जवाब मिला है। अब आप अंदाजा करें बोर्ड कितने दिन में हुआ है, और आज 4 महीने बाद इन्होंने मुझे ये जवाब मिला है। सिर्फ इसलिए डिले किया गया है कि मैं हाई कोर्ट में ना जा सकूं। जाहिर है मैं जो कि नहीं जा पाऊंगा, तो नतीजातन अब ये मुझे कंपल्सरी रिटायर के लिए ठीक है। अच्छा, माजरत साहब, शेख उमर साहब आपकी बात काट रही हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज है वो हमें शामिल करनी है और उसके बाद वापस आके यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शेख उमर साहब, साबिक सीसीपीओ लाहौर, और आमिर मतीन साहब। मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको जब लाया गया था तो सारी दुनिया हैरान थी कि एकदम से शेख साहब को जो है वो आपको हॉलीवुड जो है ना वो रॉबिन हुड के तौर पे पेश किया गया कि आप आएंगे और यूँ चमत्कार दिखाएंगे, और बांस की आखिरी मंजिल पे ऊपर पे आपको चढ़ा दिया गया। और इमरान खान सब समझ नहीं आता था कि सडनली आप में इतना उन्होंने टैलेंट कैसे देख लिया, और फिर आपको जब गिराया गया आप तो ज़मीन पे भी नहीं खंदक में बिल्कुल डाल दिया है। तो ये उठान और फिर ये गिरावट जो है इसका क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड सर इसी तरह है कि बुनियादी तौर पर इन्होंने कहा लाहौर सीधा करना है, तो नाम लोगों ने दिया, एजेंसीज ने दिया, मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे बुला लिया, इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू पैनल ऑफ इंटरव्यू में जो उसमें हम 3-4 ऑफिसर्स थे, इन्होंने सिलेक्शन की। इन्होंने कहा भेजे,
हुआ ये कि इनका एक जो यूसुफ नामी आपने सुना होगा कत्ल हुआ था नवाब टाउन में, उसके कातिल को 4 हफ्ते से लाहौर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जो इमरान खान साहब के बहनोई के दोस्त थे, हाँ, जो प्लाट का और मसला यही- था। तो जाती यही इस जाती काम की डिलीवरी के पीछे भी आपको ये फिर रिवॉर्ड किया गया था? नहीं 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 नहीं, आप देखिए ना, मुझे पहले लगाया क्या, मुझे तो केस का ही आने के बाद पता चला। मुझे ये पता चल गया था पहले दिन ही कि इसमें लाहौर पुलिस सारी इन्वॉल्व है। सीसीपी लाहौर इन्वॉल्व था, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व था, डीएसपी इन्वॉल्व था, एसएचओ इन्वॉल्व था। उनको कातिलों का पता था, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो कातिल उनके पास रहते थे तो इसमें गलत ना होगा। मैंने क्या किया कि मैंने एसएचओ डीएसपी को उस वक्त हथकड़ी लगवा दी पहले दिन ही, और एसएसपी जिशान असगर को कहा, मैंने कहा मुझे सुबह तक वो दोनों कातिल चाहिए, मुझे कन्फर्म है कि तेरे पास है, और अगर तुमने मुझे कल ना दिए तो जिशान असगर तुझे भी मैं गिरफ्तार कर लूंगा। और अगले दिन 10 बजे दोनों कातिल पेश हो गए और मैंने रिपोर्ट दे दी ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब को। अब देखिए ना, शुएब दस्तगीर साहब को मैंने नहीं निकलवाया, उनकी नालायकी ने निकलवाया है, उनको पुराने सीसीपीओ की कमीनगी ने निकलवाया है, मैंने नहीं निकलवाया। मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे नौकरी की है। अब इन्होंने ये जो अभी बताया क्लासरा साहब ने कि मेरी 2 ACRs डाउनग्रेड की, पता है वो ACRs किसकी हैं? यूएस एम्बेसडर्स की। एक मैडम शेरी रहमान की ACR है जो उसने मुझे आउटस्टैंडिंग दी, दूसरी जलील अब्बास जिलानी जैसे प्रोफेशनल एम्बेसडर की है जो मुझे उसने आउटस्टैंडिंग दी। और मुझे किसने डाउनग्रेड किया? आफ्ताब सुल्तान ने, जो नून लीग का था, जिसने 4 साल यहाँ एक्सटेंशन ली। आप उसका किरदार देखें, उसने मेरी को डाउनग्रेड किया आउटस्टैंडिंग ACR को, और वो भी सिर्फ गुड कर सका, एवरेज या बैड नहीं कर सका। ये इस वक्त ब्यूरोक्रेसी सारी बैठी अच्छा है। शेख साहब ये बातें आपकी अपनी जगह पे, तो फिर इमरान खान साहब का, बुज़दार साहब का आपसे रोमांस क्यों खत्म हुआ? कोई जमीन का मसला था? कोई नहीं, ये रिलायंस, मेरा ये ख्याल है कि उसमें मैं इस अब शेख साहब जब खुल के बात कर रहे हैं तो फिर ये भी बता दें, आप फिर इफ्स एंड बट्स पे चले जाएंगे। अब आप तो बताएं जरा, कौन को सुन रही है आपको। कब्जा था 56 कैनाल का, अच्छा, जो कि ये जो रॉयल पाम गार्डन वाले हैं इनका कब्जा था। ये शेख जो है, ये झंग के जो शेख हैं, 3 अरब रुपए की जमीन थी, 3.25 अरब रुपए की जमीन थी। उसमें गोहर इजाज, लेक सिटी वाला और रॉयल पाम वाले ने मेरे खिलाफ लॉबिंग की। ये गोहर इजाज साहब दिया, और इसमें साथ दिया CM हाउस के ऑफिसर्स ने जो मुझसे चलते थे। ये है हकीकत, सुन ले मेरे से। तो इमरान खान साहब का उस जमाने में तो दरमियान में आपके साथ मैसेज पे रोज टिक टिक सुना होती थी और जाती ताल्लुकात था, तो इन 2 बंदों के कहने पे उन्होंने कहा कि इसको फारिग करें। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप कहें ना, ठीक वो है। जो है कल अदालत में भी कह मैं तो जो मेरी असेसमेंट है मैंने आपको बता दिया, इसमें CM ऑफिस का बड़ा बुरा रोल है लाहौर का। ठीक है, इसमें CM ऑफिस का बड़ा वो रोल है। जो लोग जिनके खिलाफ इल्जाम लिए हैं वो अगर अपना वर्जन देना चाहें तो हम हाजिर हैं। ये शेख साहब की उनके ऊपर इल्जाम हैं और अगले प्रोग्राम में अगर वो वर्जन देना चाहें तो हम हाजिर हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, और चूंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है तो बस एक लाइन में इसको अगर हम कंक्लूड कर सकें, या हम इसको फिर मेरे ख्याल से फॉलोअप में रखते हैं, क्योंकि नहीं, मैं एक जो है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट के जो सेक्रेटरी साहब जो हैं, ये शेख साहब ने जो उन पर लगाया है, अब सारी प्रमोशन सिलेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है। वही जिस तरह मैं कह रहा था, शेख रशीद साहब ना लॉकडाउन में ना ऑर्डर में करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि इनके ऊपर जो बावलपुर जकरिया की जो यूनिवर्सिटी का लाहौर में कैंपस दे दिया गया था, और वो एक खाली कागज के ऊपर बैठ के ठेके में करवा के यूं पकड़ा के पैसे कमा लिए गए थे। वो इन पे वो केस है अभी तक, और ये इंचार्ज जो है जो है खुद बने हुए हैं कि लोगों के फैसले कर रहे हैं। सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं शेख उमर साहब पे, और इन एलिगेशंस का फॉलोअप लेने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।